हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पूरी हेडिंग क्या बनती है? स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। तो अभी हम केवल स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए, कैसे डीएनए बना होता है। ठीक है, कुछ चार्गफ वगैरह रूल देख लेंगे, कुछ सेलेंट फीचर देख लेंगे एक दो, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ डीएनए देख लेंगे। बस इतना ही हम, मतलब कहीं ना कहीं हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर जिन्होंने बहुत स्टडी करी बट उनको क्रेडिट नहीं मिला, है ना, जिन्होंने बिल्कुल स्टडी करी बढ़िया तरीके से, लेकिन उनके अपने लाइफ टाइम में उनको ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, बताया नहीं गया तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब पूरा इग्नोर करा गया इस तरीके से, है ना। तो उनका नाम क्या था? रोसलिंड फ्रैंकलिन, है ना। डार्क लेडी ऑफ डीएनए बोला जाता है। बिकॉज क्यों डार्क बोला जाता है? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको उस काम का, उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनको उस काम का क्रेडिट नहीं मिला। ठीक है, कोई और लेकर उनके साथ काम करने वाले, क्या नाम थे? वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, मॉडल ऑफ डीएनए दिए उन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 में। आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन के टाइम पे, वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया गया था। ठीक है, डिफ्रैक्शन वगैरह से। ठीक है, एक्सरे। ओके, नोबेल प्राइज इसीलिए इन दोनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज 1962 में। 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये सारी बातें आसान है, मुझे पता है। ठीक है, अब डीएनए क्या है? डीएनए कुछ भी नहीं है। आपको जो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना, उससे का ही पॉलीमर होगा बहुत सारा। मतलब इसके अंदर आपका ये न्यूक्लियोटाइड है एक, ये न्यूक्लियोटाइड है एक, ये न्यूक्लियोटाइड है एक, ये न्यूक्लियोटाइड है ना। यूरेडिन वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनेगा और इसकी 2 चेन बनेंगी, डबल स्ट्रैंड। मुझे पता है आप लोगों को हल्का हल्का आइडिया रहता है। ठीक है, तो आपका ये होगा। चलो देख लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या बोला आपसे, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। बताओ कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड है? इन चारों में से कौन सा वाला है? आप बोलोगे ये वाला है। कौन सा वाला? 2-डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब ये वाला कौन सा है? आप बोलोगे ये 2-एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, है ना। तो मतलब कि ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ऐसे यहाँ पे भी लिख दो, 2 प्राइम हो गया, ये डी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, ये अगेन थाइमिडिन लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो ये आपके न्यूक्लियोटाइड हैं। अब ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं? आपस में जुड़े कैसे होते हैं, चलो वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो जो 3 प्राइम पे OH लगा रहता है ना, यहाँ पे जो 3 प्राइम, 3 नंबर मतलब कार्बन नंबर को 1 2 3 4, तो 3 नंबर वाला यहाँ पे और 5वें नंबर वाला फॉस्फेट जो जुड़ा है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इसके नीचे ये 3 वाला है और ये 5वें नंबर पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो 3-5 3-5 3-5 अपना बॉन्ड बना रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या चेन बन रही है? बताओ क्या चेन बन रही है? मैं बोल सकता हूँ क्या? पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है ना। बहुत सारे क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड जुड़े जा रहे हैं, पॉली, है ना, बहुत सारे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो होगा, कोई ना कोई एंड ऐसा होगा जहाँ पे 5 प्राइम वाला हिस्सा खाली रह जाएगा। कोई ना कोई तो होगा ऐसा, 10 20 30 40 के बाद। ठीक है, ऐसे नीचे 3 प्राइम हिस्सा खाली रह जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम 5 प्राइम एंड और एक 3 प्राइम एंड। समझ में आ रहा है कि वो हिस्से वहाँ पे कोई ना कोई एंड तो होता ही है ना यार। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई मैंने आपको। अब मैं बोलूँ आपसे कुछ सेलेंट फीचर्स हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर। चलो बात करते हैं। तो डीएनए क्या है आपका? ऐसी जब मैंने आपको एक चेन पढ़ाई, ये एक चेन ऐसी 2 होंगी और आपस में ये राइट हैंड फैशन में। टाइप्स ऑफ डीएनए में और देखेंगे, बट अभी के लिए समझो, है ना, अभी के लिए समझो कि आपकी 2 पॉली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में ट्विस्ट होंगी। कैसे? राइट हैंड फैशन में, राइट हैंड की तरफ, इस तरीके से, है ना, राइट हैंड। ठीक है, और दोनों के दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे? एंटी पैरेलल, यानी कि अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा तो दूसरा वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा। ठीक है, एंटी पैरेलल होंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो और क्या। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बता दिया मैंने। अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर देखो तो आप देख पा रहे हो राइट हैंड फैशन में है, दो इसमें डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो इसके अंदर और क्या दिख रहा है आपको? आप कुछ बातें कर लेते हैं। जो इसका डायमीटर होता है, मतलब जो कितना ब्रॉड है ये, मतलब अगर यहाँ से यहाँ नापोगे कितना इसका डायमीटर कितना है, तो आपका 2 नैनोमीटर निकल जाता है। किताबों में एंगस्ट्रॉम में लिखा रहता है, बट वो कन्वर्जन है सिंपल। तो मैं सारी की सारी बातें नैनोमीटर में करूँगा, आप कन्वर्ट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1 0 लगा दोगे तो बस। ठीक है, तो बन जाएगा। हाँ, मैंने क्या बोला? 2 नैनोमीटर
इसका डायमीटर है, ठीक है। अगर इसकी एक कंप्लीट टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं? 10 बेस पेयर आते हैं। एक कंप्लीट टर्न होने में, पूरा जहाँ से स्टार्ट किया पूरा टर्न होने में 10 बेस पेयर आते हैं, है ना। और 10 बेस पेयर आते हैं और उनकी लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अब बताओ 10 बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर लंबे हैं, मतलब दूर है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मान लो कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। इसके अंदर 10 बेस पेयर आ रहे हैं, तो हर एक बेस पेयर के बीच में, हर एक बेस पेयर के बीच में मुझे बताओ कितना डिस्टेंस होगा यार? ऑब्वियस सी बात है ना। जब 10 में 3.4 है तो 1 में कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। सिंपल चीज़ें ये सब पढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा जोर भी नहीं लगा रहा इसमें, बिकॉज जितना मैं बता रहा हूँ क्या पता उससे ज़्यादा आपको पता भी हो, है ना, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन टाइम पे, यही हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है नीट के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 ग्रुप दिख रही हैं यहाँ पे, देखो एक ये वाली ग्रुप है ना, थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू ये वाली ग्रुप, ये देखो ये यहाँ से ये पूरी ग्रुप, तो इसे बोलते हैं माइनर ग्रुप, इसे बोलते हैं मेजर ग्रुप। यहाँ पे कुछ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होती है, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन आके लगेंगे, अभी हम देखेंगे रेप्लिकेशन वगैरह में कुछ आके लगता है, कुछ लगता है, तो वो यहीं पे आके लगते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो ओके, तो ये मैंने बताया। अब इसमें बेस पेयरिंग रूल होता है कि अगर एक स्ट्रैंड पे एडेनिन है वो थायमिन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन बेस से डबल बॉन्ड, और ग्वानिन आपका साइटोसिन से बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल बात है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपसे एडेनिन क्या है, प्यूरिन है या पिरिमिडिन है? आप बताओ, आप बोलोगे प्यूरिन है, प्यूरिन है। और थायमिडिन क्या है? पिरिमिडिन है। ऐसे मैं पूछूं ग्वानिन क्या है आपका? आप बोलोगे प्यूरिन है। और ये क्या है आपका? ये आपका पिरिमिडिन है। यानी कि एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से बना रहा है बॉन्ड, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से बना रहा है बॉन्ड, ठीक है। चलो एक बार दोबारा देखो यहाँ पे, तो 4 ग्राफ का रूल आता है यहाँ पे कि एक पूरे डीएनए में जितने आपके प्यूरिन होंगे उतने ही आपके पिरिमिडिन होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला आपसे कि मान लो है ना, यहाँ से छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं आसान से, ठीक है। अभी नहीं बनते इस लेवल पे, एमबीबीएस वगैरह में नहीं पढ़ाते, इससे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, वो सब प्रिपरेशन टाइम पे बनते थे, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जो ए वाला होगा वो डबल बॉन्ड विथ टी बनाएगा। ये प्यूरिन है तो यहाँ पे मान लो कितनी 2 हाइड्रोसाइकिल रिंग होंगी क्योंकि प्यूरिन है, ठीक है। और पिरिमिडिन है, ये थायमिन क्या है? पिरिमिडिन, तो 1 हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक परफेक्ट बॉन्ड इंटरेक्शन हो जाएगा, एकदम पास में आ जाएंगे। मान लो आप बोलो कि प्यूरिन और प्यूरिन आपस में बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, चलो देखते हैं। प्यूरिन पहले देखते हैं पिरिमिडिन और पिरिमिडिन। मान लो एक पिरिमिडिन ये है एक रिंग वाला, और एक पिरिमिडिन ये है एक रिंग वाला, तो ये बहुत दूर पड़ रहा है, डिस्टेंस बहुत बन रहा है, तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कभी भी पिरिमिडिन और पिरिमिडिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर प्यूरिन और प्यूरिन भी नहीं बनाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना, ये भी 2 ये भी 2। ये समझ में आ रहा है क्या? 2 का मतलब क्या है? प्यूरिन मैं किसे बोलता हूँ? ये लास्ट लेक्चर मैंने क्यों पढ़ाया था इतना, ये देखो। प्यूरिन में किन्हें बोलूँगा? जिनमें 2 हाइड्रोसाइकिल रिंग होंगी। पिरिमिडिन किसे बोलूँगा? जिसमें 1 होगी, ठीक है। तो वो एक सिस्टम बना रहेगा कि मान लो ए वाला टी से बना रहा है, तो ये प्यूरिन है तो ये डबल रहेगा, है ना, और ये पिरिमिडिन है ये 1 रहेगा, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस बना रहेगा, ठीक है। तो जितने भी पूरे आपका नंबर ऑफ प्यूरिन्स यानी और नंबर ऑफ पिरिमिडिन बराबर रहेंगे, ठीक है, आसान है। और आपका ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब मुझे बताओ एक डीएनए है, आपको उसको तोड़ना है, मतलब उसका डीनेचुरेशन करना है, उसको गर्म करके उसके डबल स्टैंड अलग करने हैं। अब मैंने बोला एक आपका इसके अंदर जी सी वाले ज़्यादा बॉन्ड हैं, जी एक सेकेंड, जी ट्रिपल बॉन्ड विद सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए डबल बॉन्ड विद टी, मतलब जी और सी वाले ज़्यादा हैं, तो इन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर डबल बॉन्ड। चलो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए देखेंगे। जो मैंने अभी तक बताया वो आपको कहीं ना कहीं मैंने बी डीएनए के बारे में बताया, ठीक है। बट आगे और रिसर्च हुई तो हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए मिले, जिस पे से हम क्या पढ़ेंगे, ए बी और जेड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अदरवाइज पूरी स्टडी और बहुत कॉमन फिजियोलॉजिकल डीएनए जो नॉर्मल कंडीशन में मिलता है हमारी बॉडी में, वो आपका बी डीएनए होता है,
बी डीएनए होता है, ठीक है। तो चलो ए बी सी डी ई ये आपके डीएनए कैसे होते हैं, राइट हैंडेड, और जेड डीएनए कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड। अब चलो इन्हें कंपेयर कर लेते हैं एक बार। मैंने क्या बोला, पहले मैं बी डीएनए पढ़ाता हूँ एक आपको, सब पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने पूरा ये पढ़ा है बी डीएनए ही होता है, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, है ना, मतलब कि पानी वानी प्रॉपर है ना, उस टाइम की कंडीशन में क्या होता है, ये आपका कैसा था बताओ, राइट हैंडेड, कैसा था, राइट हैंडेड टर्न था, है ना, हेलिक्स कैसा था, राइट हैंडेड था, ठीक है। एक टर्न में कितने बेस पेयर आते थे बताओ, लिखा था कहीं मैंने, ये देखो एक टर्न में कितने 10 बेस पेयर आते हैं, ठीक है। उनका वो कितना होता था, वो कितने ब्रॉड, डायमीटर कितना था बताओ, डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर। तो डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर, लिख दूंगे कहीं पे, डायमीटर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, डायमीटर। इनकी लेंथ बताओ, लेंथ मतलब एक पूरा टर्न की लेंथ कितनी थी, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, तो है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये 4 पॉइंट तो बता चुका हूँ, 4 पॉइंट तो बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यार, हमें और फॉर्म ऑफ डीएनए मिले, मान लो ए फॉर्म में देखते हैं। तो क्या हुआ, ए फॉर्म भी कैसा है आपका, राइट हैंडेड, बट यहाँ पे क्या है, एक टर्न में 11 बेस पेयर हैं, एक टर्न में 11 बेस पेयर हैं, ठीक है, ओके। अब जो इसका जो वो है डायमीटर क्या है बताओ, इससे ज़्यादा है, मैंने 2.6 है, यानी कि 2.6 नैनोमीटर, यानी कि मोटा ज़्यादा है, ब्रॉड ज़्यादा है ना, ब्रॉड ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। और लेंथ कितनी है इसकी, 2.8 नैनोमीटर, 3.4 इसकी थी, मतलब ये मोटा है और छोटा है, ब्रॉड है और शॉर्टर है। समझ में आ रहा है क्या, इसका डायमीटर तो बढ़ गया, देखो 2 से 2.6 है, बट लेंथ इसकी 3.4 से 2.8 की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है हल्का हल्का, ठीक है, ओके। तो चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं जेड फॉर्म की बात करूं, जेड फॉर्म का डीएनए आपका मैंने बताया लेफ्ट हैंडेड होता है, ये अकेला लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है ये, ठीक है, जिगजैग सा, ठीक है। जो आपका इसका बेस पेयर है पर टर्न में 12 है ना, तो 11 10 12, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, जो इसका डायमीटर है ये कितना है, 1.8, थोड़ा पतला हो गया, है ना, थोड़ा सा डायमीटर पतला हो गया, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो लंबा है, 4.4 नैनोमीटर, मतलब ये कैसा है, इलोंगेटेड एंड थिन, पतला एंड लंबा, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसके। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, लॉन्गर एंड थिनर, है ना, और ये ब्रॉड एंड शॉर्ट है। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, देखो ये डायमीटर आपको मोटा दिखाएगा, है ना, और लेंथ आपको लंबा दिखाएगी, तो कंपैरिजन कर लो, आप जान जाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने क्या बोला, जो आपका बी फॉर्म ऑफ डीएनए है ना, ये आपको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मिलेगा, आसपास पानी है, आसपास आपका क्या बोल सकते हैं, है ना, लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपका डीएनए बी फॉर्म में रहेगा। अब मान लो क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, है ना, मतलब वहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो गया, पानी की मात्रा कम हो गई, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए कन्वर्ट इनटू ए फॉर्म ऑफ डीएनए। तो आप ये समझ लो, जो ए फॉर्म डीएनए है वो कब बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जब डिहाइड्रेशन होगी। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपका वो बी फॉर्म डीएनए ही रहता है, ठीक है, बट डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा डीएनए पे आसपास, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं वो ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये समझ हमको आता है। तो फिजियोलॉजिकली क्या होगा, नॉर्मली हर सेल में कौन सा किस फॉर्म में डीएनए रहेगा, बी फॉर्म में, ठीक है, बट अगेन डिहाइड्रेशन के टाइम पे वो ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बी फॉर्म से, ठीक है। चलो अब ये जेड फॉर्म क्या है, ये जेड फॉर्म यार कुछ भी नहीं है, आपका कहीं ना कहीं जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है ना, एक सेकेंड, ये आपका जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये किसका नोटिफिकेशन है, जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। और मैं इसके बारे में बताऊं आपको, है ना, क्या इसके बारे में और बताऊं मैं आप लोगों को, तो जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। मान लो बी डीएनए चल रहा है, ठीक है, तो एकदम से नीचे के एकदम एंड में, है ना, मतलब कि नॉर्मली क्रोमोसोम के एकदम एंड में क्या बनता है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनाता है ना, ये राइट हैंडेड था, अब इसको ऐसे ऐसे कर लो, जिगजैग, मतलब ये हो गया, और जिगजैग फॉर्म में लेफ्ट हैंडेड है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंडेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये बेसिकली जहाँ पे आपका पेरिमिडिन,
क्या होगा, जी एंड सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जी एंड सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना, मतलब जी ट्रिपल बॉन्ड विद सी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपका जेड फॉर्म डीएनए बन जाता है। बाकी इतना कॉमन नहीं है, जहाँ पे बस ये इसका मेन जीन रेगुलेशन वगैरह में हेल्प करता है थोड़ा बहुत, और कुछ भी इतना कुछ ऐसा सच नहीं है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए नॉर्मल क्या है आपका बी फॉर्म डीएनए, ये ए फॉर्म डीएनए कब बनेगा, डिहाइड्रेशन टाइम पे, ठीक है। चलो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए जानते हैं थोड़ा सा, कि अगर मैं डीएनए को डीनेचुरेशन मतलब हीट प्रोवाइड करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो वो डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब टीएम क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, कब, ये वो टेम्परेचर है जिस टाइम पे जो आपका डीएनए है वो आधा डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बन जाए। समझ में आ रहा है क्या, मतलब कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है डीएनए का, वो टेम्परेचर है जिसमें वो डीएनए जो डबल स्टैंड था वो आपका आधा सिंगल स्टैंड बन जाए। मतलब कि मान लो ये पूरा आपका डबल स्टैंड था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और एक ऐसे टेम्परेचर पे ये आपका आधा खुल गया और आधा कॉइल है, तो वो टेम्परेचर आप क्या बोलोगे, टीएम बोलोगे, मेल्टिंग टेम्परेचर बोलोगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपने क्या करा, इसको डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कर दिया, तो क्या होगा आपका ये डीएनए आपका ज़्यादा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा 260 नैनोमीटर पे, ठीक है, मतलब इंक्रीज हाइपर क्रोमेसिटी, है ना, मतलब कि ज़्यादा यूवी लाइट को कैप्चर करेगा, यूवी बी को, ठीक है, ए होती है सी होती है, बट अभी अब छोड़ो उसको, 260 नैनोमीटर की लाइट को वो ज़्यादा वो पकड़ेगा, ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे, हमें दिक्कत तो है नहीं कि हमारा डीएनए डीनेचुरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, डीएनए कितना सही है कितना ख़राब है। अगर मैंने मान लो एक डीएनए को ये लाइट दी, मान लो एक डीएनए है मेरा ये, ठीक है, मुझे नहीं पता ये डीनेचुरेट हो रखा है या नहीं हो रखा, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने इसको लाइट दी, यूवी लाइट दी 260 नैनोमीटर वाली, है ना, पे अगर इसने 40% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब ये डीनेचुरेट हो चुका है। अगर 40% से कम करी है तो इसका मतलब ये सही डीएनए है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है जब आपका सिंगल स्टैंड बन गया तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, है ना, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर 40% से ज़्यादा डीएनए एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी लाइट को, इसका मतलब वो डीनेचुरेट हो चुका है, वो डीएनए खराब हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। और दूसरी बात, विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, बिकॉज देखो ना यार, सिंगल स्टैंड आसानी से मूव कर सकता है ना, इजीली फ्लेक्सिबल होता है, मूव कर सकता है, तो विस्कोसिटी कम, है ना। अब वापस से सही कर सकते हैं इसको, रीनेचुरेशन कूलिंग कर दो तो डबल स्टैंड वापस से अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वापस से डबल बॉन्ड हो जाएगा। मेन बात क्या है, जब आप डीनेचुरेशन करते हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, ऐसा नहीं है आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि आपका ये वाले बॉन्ड नहीं टूटते हैं, ये वाले बॉन्ड नहीं टूटते हैं, ठीक है, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। अभी इसके अंदर क्या बचा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बचा है, ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा है ना, ज़्यादा गर्मी होती है, थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, पंखा बंद करना पड़ता है ना, चलो कोई बात नहीं यार, वो तो है ना, हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो मुझे बताना, ठीक है, पर कोई भी डाउट हो मुझे बताना कि हाँ ये दिक्कत थी, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। डाउट्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू, बाय।